तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। साथियों उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जगह पर व्यस्त भी होंगे। साथियों आज तारीख है 24 अगस्त 2025, वार है रविवार। आज विक्रम संवत 2082 का भाद्रपद मास ये चल रहा है और आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, यानी कि एकम तिथि है। साथियों चलिए पहले देखते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियां, दिन भर में हरियाणा में, प्रदेश में अपने में क्या क्या हुआ था। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। एचटेट रिजल्ट अगले सप्ताह तक आने की पूरी उम्मीद है। 25-26 अगस्त को होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इस बार 13% रह सकता है पासिंग प्रतिशत। बताएंगे आगे आपको इसके बारे में पूरी खबर। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगी 106 कंपनियां। ट्रेंड ऑफिसर किए जाएंगे शामिल। 53 स्वाट टीमें इसमें तैनात रहेंगी। दंगों से भी निपटेंगी ये सभी टीमें। बताएंगे इस बारे में भी आपको पूरी खबर। हरियाणा में लगातार 4 दिनों तक होगी भारी बारिश। आईएमडी ने जारी कर दिया है ताजा अलर्ट। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट ये जारी कर दिया है। इसके बारे में भी बताएंगे आपको आगे चल के पूरी खबर। हरियाणा में सैनी सरकार का बड़ा फैसला, 67 गौशालाओं को दिए 7 करोड़ 2 लाख रुपए। बताएंगे इसके बारे में भी आपको पूरी खबर। हरियाणा के पीएम श्री स्कूल होंगे कौशल उत्कृष्टता केंद्र। हर जिले से स्कूलों का होगा चयन। नए कोर्स होंगे इसमें शामिल। रोजगार बेस्ड शिक्षा होगा फोकस। बताएंगे पूरी खबर। नेताओं से परेशान मनीषा के पिता ने हाथ जोड़े, बोले कभी कोई नेता आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। सब नेताओं की बात सुनकर परिवार हो चुका है परेशान। हमारे साथ राजनीति करी जा रही है, ऐसा उनके पिताजी का कहना है। बताएंगे आपको पूरी विस्तार से ये खबर। हरियाणा में पीएम के बर्थडे से सेवा पखवाड़ा होगा शुरू। सीएम बोले तैयारियां चल रही हैं जोरों पर। शहरों की सफाई रैंकिंग केंद्र के जैसी होगी। बताएंगे पूरी खबर। भाजपा में नए राष्ट्र अध्यक्ष पर मंथन हो चला है तेज। 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा जो है वो चल रही है। बिहार चुनाव से पहले बदलेगी पार्टी की लीडरशिप। ये भी बताएंगे आपको पूरी खबर। साथियों जो साथी नए आए हैं वो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए साथियों अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लगता है कि इस महीने के आखिरी तक रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 30 और 31 जुलाई को आयोजित हुई इस परीक्षा के परिणाम जल्द ही जारी करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं, तैयारियां तेज कर ली हैं। और मगर चिंता की बात एक ये है कि इस बार का रिजल्ट थोड़ा कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। लगभग ये रिजल्ट इस बार 13% की उम्मीद है। बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने से पहले एक बड़ा कदम उठाया है। 40,000 से ज्यादा उन उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है जो मेरिट में आए हैं। ये वेरिफिकेशन 25 और 26 अगस्त को सभी जिलों के मुख्यालयों पर होगी। उम्मीदवारों को एसएमएस के जरिए और ईमेल के जरिए इसकी सूचना सभी को जो मेरिट में आए हैं उनको भेज दी जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए उन्हें अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र और इसी के साथ एडमिट कार्ड भी साथ में लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया है कि इस बार 3,31,041 उम्मीदवारों ने इसकी परीक्षा दी थी। इसमें से करीब 80% उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। पास होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 150 में से 90 अंकों की जरूरत थी और वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को 82 अंक लाना जरूरी था। 26 अगस्त को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरी होते ही अगले हफ्ते एचटेट का रिजल्ट भी घोषित होने की पूरी संभावना है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से और जो है उनके जो हेड है, चेयरमैन है, उनकी तरफ से सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपनी नजर जरूर बनाए रखें। क्या पता किसकी किस्मत जो है वो चमक जाए। चलते हैं साथियों अगली खबर पर। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस और सरकार दोनों के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने जहां प्रदेश में बढ़ते अपराधों का मुद्दा उठाया तो वहीं सरकार ने भी अपनी पुलिसिंग की तैयारी का खुलासा किया और उसका जवाब भी दिया। ये सब तब हुआ जब खराब कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग को लेकर विधानसभा की कार्यवाही 6 बार तक स्थगित करनी पड़ी थी। सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 106 विशेष लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इन कंपनियों को दंगारोधी उपकरणों के साथ साथ विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। बड़े शानदार ये बात है, ताकि ये किसी भी आपात स्थिति से वहीं पर उसी जगह पर निपट सकें। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में 53 स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, जिसे हम स्वाट टीम भी बोलते हैं, ये टीमें भी तैनात करी जाएंगी। एक बड़ा खुलासा अपराध के आंकड़ों को लेकर भी सामने आया है, जो सरकार ने विधायकों के प्रश्नों के जवाब पर अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड भी कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई 2025 तक राज्य में 530 हत्याएं और 2316 अपहरण की घटनाएं हो चुकी हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 779 रेप,
और 771 अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं। बच्चों के खिलाफ अपराधों में पोक्सो एक्ट के तहत 1106 मामलों को दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी स्वीकार किया है कि साल 2024 में फोन कॉल के जरिए धमकी और जबरन वसूली के जो है 168 मामले दर्ज करवाए गए थे, जिनमें से 68% मामलों में फिलहाल के लिए गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार इन मामलों से निपटने के लिए कॉल इंटरसेप्शन और साइबर निगरानी जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को भांपने के लिए सोशल मीडिया पर भी नियमित निगरानी करी जा रही है। कुल मिलाकर जहां विपक्ष ने अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर सवाल उठाए हैं, वहीं सरकार ने पुलिस की तैयारियां और आधुनिक तकनीकों का हवाला देते हुए खुद को सही साबित करने की पूरी कोशिश भी करी है। चलते हैं अगली खबर पर। उत्तर भारत खासकर हरियाणा में मौसम का मिजाज इस पूरे हफ्ते में बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 23 और 26 अगस्त तक लगातार 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है पूरे हरियाणा में। आसमान में घने काले बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में भारी से बहुत भारी बरसात जो है होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। वहीं 23 अगस्त की बात करते हैं। 23 अगस्त यानी कि कल को भी भारी बारिश की शुरुआत हुई थी। कल हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश हुई। चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में खूब जमकर बारिश हुई। इन जिलों में रहने वाले लोग खास तौर पर सावधान रहने को मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर आंधी और बिजली गिरने का भी खतरा वहां पर बना हुआ था और कल 1-2 जगह पर बिजली भी गिरी थी। वहीं बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऐसा ही 24 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट इन सभी जिलों के लिए जारी कर दिया गया है और साथ में बताया गया है कि तेज हवाएं और तूफान और कहीं कहीं पर बिजली कड़कने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, वही जो मैं आपको पहले बता रहा था, उन सभी जगह पर जो मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सभी लोग जो संभल के रहें, ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घरों से निकले, नहीं तो आप वाहनों को अपने को पानी में फंसा सकते हैं और उन्हें खराब कर सकते हैं और अपनी जेब पर खर्चा डाल सकते हैं। अगर ज्यादा जरूरी हो तभी घर से निकले। ऐसा ही जो है 25 अगस्त के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसा ही 26 और 27 दोनों, मतलब 23 से लेकर 27 तारीख तक जो है मौसम विभाग ने ऐसा अलर्ट जारी किया है कि कुछ जगहों पर तेज बारिश बरसात होगी और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी होगी। मगर अब ये है कुल मिलाकर कि जो गर्मी है, उमस भरी गर्मी, उससे पूरे हरियाणा को, पूरे प्रदेश को राहत मिल जाएगी और किसानों को भी इसमें बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। बाजरा की जो फसलें हैं, बाजरे में जो है सिट्टों में गजब के दाने इससे तैयार हो जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फतेहाबाद में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 67 गौशालाओं को 7 करोड़ 2 लाख रुपए का चारा अनुदान राशि वितरित भी किया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस साल कुल मिलाकर 605 गौशालाओं के लिए 88 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जारी करी जा रही है। पिछले 10.5 सालों में गौशालाओं को कुल 358 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान फिलहाल सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि साल 2014 तक प्रदेश में केवल 215 पंजीकृत गौशालाएं थी, जिनकी संख्या बढ़कर 686 हो गई है। इनमें 4 लाख बेसहारा गोवंश का पालन पोषण भी किया जा रहा है। गौसेवा आयोग का बजट भी 2 करोड़ से बढ़ाकर 595 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा 200 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए 10 लाख रुपए प्रति गौशालाओं की तर्ज पर ये दिए गए हैं और 800 ई रिक्शा खरीदने की प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। उन्होंने फतेहाबाद के बड़ोपल गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपए देने और वन्य जीव उपचार केंद्र के नाम पर राजेंद्रानंद महाराज के नाम पर उस जो वो अस्पताल खुलेगा उसकी नाम रखने की घोषणा कर दी है। ये सब साथियों ये दिखाता है कि सरकार गौ संरक्षण को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है। चलिए साथियों रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा में छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने के मकसद से पीएम श्री और मॉडल स्कूलों में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन स्कूलों में पहले से चल रहे स्किल कोर्स के अलावा अब हर स्कूल में एक नया कोर्स शुरू किया जाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन निदेशालय का लक्ष्य 12वीं तक के छात्रों को ऐसी शिक्षा देना है जिससे वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे रोजगार के अवसर पा सकें। इसके लिए हर जिले में एक पीएम श्री और मॉडल स्कूल को चुना गया है, जहां छात्रों को व्यवहारिक कौशल सिखाए जाएंगे। ये केंद्र न केवल छात्रों को आत्मनिर्भर बनाएंगे बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बहुत ज्यादा ये बढ़ा देंगे। इन स्कूलों में छात्रों को उद्योग संबंधी हुनर, सॉफ्ट स्किल, संचार और समस्या समाधान जैसे कौशल वहां पर इन स्कूलों में सिखाए जाएंगे। इससे वे छात्र भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो जाएंगे। तो कौन कौन से होंगे नए कोर्स? इन स्कूलों में नए कोर्स शुरू होने से छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से कौशल सीखने का मौका मिलेगा। इनमें वे पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा हुनर भी सीख पाएंगे जो उन्हें बेहतर करियर विकल्प चुनने में मदद करेगा।
ये कदम युवाओं को रोजगार बाजार की बदलती मांगों के लिए तैयार करने की दिशा में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। तो चलिए साथियों, चलते हैं अगली खबर पर। हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत का मामला अब राजनीतिक रंग जो है वो लेता जा रहा है, जिससे खुद उनके परिवार वाले परेशान हैं। मनीषा के पिता संजय ने हाल ही में एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़कर अपील करी है कि वे इस दुखद घटना पर ज्यादा राजनीति ना करें। वीडियो में संजय ने बताया है कि उनकी दो प्रमुख मांगे थी, मामले की सीबीआई जांच और एम्स में उनकी बेटी का पोस्टमार्टम कराना। उन्होंने संतोष जताया कि हरियाणा सरकार ने तुरंत उनकी दोनों मांगे मान ली थी और उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है। उनका ये बयान तब आया जब विधानसभा चुनाव के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा भी किया। कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव भी दिया था, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को 6 बार स्थगित करना पड़ा था। इस घटना से जुड़ी एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर लोग भिवानी की मनीषा की जगह सोनीपत की एक अन्य युवती मनीषा शर्मा की फोटो और वीडियो को शेयर कर रहे थे और उसे ही श्रद्धांजलि दे रहे थे। इस गलत पहचान से परेशान होकर सोनीपत की मनीषा शर्मा को खुद अपना वीडियो जो है वो जारी करना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वायरल हो रही तस्वीर उनकी नहीं है और लोगों से इस भ्रम को दूर करने का आग्रह भी किया। ये घटना दिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया पर गलत जानकारी कितनी तेजी से फैल सकती है और निर्दोष लोगों को परेशानी में खामखाएं डाल सकती है। तो चलिए साथियों, अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर से हरियाणा में सेवा पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि इसकी तैयारियां जोरों शोरों से पूरे प्रदेश में चल रही हैं। इस दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं पर खास जोर दिया जाएगा। सीएम ने यह भी बताया कि शहरों और ग्रामीण अस्पतालों में सफाई व्यवस्था को लेकर कई अहम बैठकें हो चुकी हैं। अब हरियाणा के शहरों को भी स्वच्छता रैंकिंग तय की जाएगी। हरियाणा का जो शहर सबसे ज्यादा स्वच्छ होगा उसे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 इसी तरीके से रैंक भी अब मिला करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे केंद्र सरकार जो है अपने शहरों को रैंक देती है। उन्होंने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और सामाजिक संस्थाओं से भी इस स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की बहुत बड़ी अपील करी है। ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि 1 हफ्ते तक ये चलेगा, जिसमें स्वच्छता को लेकर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब निजी अस्पतालों की तरह आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जैसे MRI, डिजिटल एक्सरे और डायलिसिस। इसके पहले चरण का उद्घाटन भी 17 सितंबर को होगा। हाल ही में सीएम ने सभी सीएमओ और पीएमओ को संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीखी टिप्पणी भी विपक्ष पर करी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पुराने मुद्दों को एक एक करके जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष जो है सिर्फ झूठ की राजनीति करता है और 55 साल तक शासन करने के बावजूद वो लोग गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। गरीबों को उन्होंने गरीब ही रखा। तो साथियों, चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। खबर ये है कि पार्टी जल्द ही अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की तैयारी में है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2 बार बढ़ा चुके हैं और अब पार्टी चाहती है कि बिहार का चुनाव एक नेतृत्व में लड़ा जाए। इस चुनाव में देरी के कुछ खास कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने 100 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं से जो है इसकी राय ली है, जिनमें पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। दूसरा बड़ा कारण है 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना, जिसमें पार्टी अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत पर ध्यान केंद्रित कर रही है, फोकस कर रही है। और तीसरा कारण है पार्टी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब कम से कम 19 राज्यों में निर्वाचित अध्यक्ष हों, और फिलहाल 7 राज्यों में ये चुनाव बाकी है। पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि बाहर से आए नेताओं को ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए भाजपा ने एक नया फार्मूला बनाया है कि अब मंडल अध्यक्ष 40 साल से कम उम्र का ही होगा, और वहीं जिला और राज्य अध्यक्ष वही बनेंगे जो कम से कम जिनको पार्टी में 10 साल का काम करने का, सक्रिय काम करने का अनुभव और 10 साल से वो पार्टी के सक्रिय सदस्य हों। नए बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में कई बड़े नाम शामिल हैं। सबसे ऊपर शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है, जिन्हें आरएसएस का भी समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा सुनील बंसल, जिन्हें यूपी में भाजपा का चाणक्य भी कहा जाता है, वो भी इस पद के जो है मजबूत दावेदार हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जो है इस दौड़ में वो शामिल हैं, जो अपने संगठनात्मक अनुभव और ओबीसी पृष्ठभूमि के कारण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिला दावेदारों में स्मृति ईरानी, वानिती श्रीनिवासन, तिमिलसाई सौंदरराजन और डी पुरंदेश्वरी जो है वो इसमें शामिल है, जिन्होंने अपने अपने राज्यों में पार्टी को मजबूत किया है। इन सभी के सामने अगले 3 साल में 12 महत्वपूर्ण चुनाव कराने की चुनौती रहेगी।
तो साथियों ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हमारे चैनल पर आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ, तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।